गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे पिछली मुलाकातों में उसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशन एंड वारंटीज। ये लास्ट एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं और आपको ये समझना भी चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, कंडीशन एंड वारंटीज क्या होता है और जो आपकी इंप्लाइड वारंटीज हैं उसमें इंप्लाइड जो कंडीशंस, वारंटीज का इंप्लाइड जो कंडीशंस हैं उसमें कौन कौन सी कंडीशंस इंप्लाइड कंडीशन के अंतर्गत रखी जाती है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशन और वारंटी क्या होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। जैसे मान लेते, देखिए कंडीशन और वारंटी दोनों ही क्या है, स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। असल में दोनों ही एक कंडीशन है, लेकिन अगर हम दोनों को कंडीशन बोलेंगे तो फिर जो कंडीशन वाला मामला है ये थोड़ा सा उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंडीशन शब्द की जगह पर हम स्टिपुलेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। अब कंडीशन कैसी शर्त है, वारंटी कैसी शर्त है, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं उस समय, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत ये दोनों किस प्रकार के स्टिपुलेशन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल में इस माइक को ले लेते हैं। मेरा काम है क्लास लेने का और क्लास के लिए एक माइक की जरूरत होती है जो नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक हो। हमें ऐसे माइक की आवश्यकता होती है ताकि बाहर की आवाजें ना आए। अब मैं एक शॉपकीपर के पास गया और मैंने कहा कि भैया मैं टीचर हूं, मुझे क्लास लेनी होती है और मुझे एक ऐसा आप माइक दे दो जिसमें नॉइस कैंसिलेशन हो। और ये मेरे लिए सबसे जरूरी बात है नॉइस कैंसिलेशन होना। अगर नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगा तो मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो ये मैंने दुकानदार को क्लियरली बताया कि मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाला ही माइक चाहिए और कोई माइक मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार को मैंने ये सारी बात बता दी, उसने मुझे ये पर्टिकुलर एक माइक दे दिया, कहा सर ये लेके जाइए, इससे आवाज भी क्लियर आती है, नॉइस कैंसिलेशन भी होता है। आपका जो मेन बात है, आपकी जो मेन शर्त है, जो मुख्य शर्त है वो इसमें है कि नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। मैं घर लेके आया, आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही थी, मैं उससे क्लास ले पा रहा था, लेकिन उसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं था। तो मैं जब क्लास ले रहा था तो आसपास की नॉइस भी क्लास में जा रही थी जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। अब मेरे लिए जरूरी ही यही बात थी कि वो माइक नॉइस कैंसिलेशन वाला होना चाहिए। यानी जब मैंने उस वस्तु उससे खरीदी तो उसमें मेरी मुख्य शर्त ही यही थी कि नॉइस कैंसिलेशन वाला जो ये माइक चाहिए। तो किसी भी अब जब भी आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो सबसे मेन स्टिपुलेशन होती है, जो एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है, उसे हम कंडीशन कहते हैं। जैसे मेरे लिए इस वस्तु को खरीदते समय जो एसेंशियल स्टिपुलेशन थी, जो सबसे मुख्य शर्त थी, वो थी नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक। अब ये कंडीशन जो है इसे हम कंडीशन कहते हैं, जो एसेंशियल स्टिपुलेशन होता है उसे हम कंडीशन कहते हैं। तो नॉइस कैंसिलेशन मेरे लिए एक कंडीशन थी, नॉइस कैंसिलेशन मेरे लिए एक एसेंशियल स्टिपुलेशन थी। अब अगर ये मेरी मेन कंडीशन ही पूरी नहीं हो पा रही है, यानी ये जो स्टिपुलेशन है, जो कंडीशन है, अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता हूं, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। तो कंडीशन किसी भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत, यानी कंडीशन किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है। किसी भी मुख्य शर्त को हम कहते हैं कंडीशन। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हो, उसे रद्द कर सकते हैं और जो भी फंड आपने दिया था, जो पैसा है जो आपने एडवांस दिया था, वो आप वापस ले सकते हैं। कंडीशन क्लियर हो गया। जैसे इस माइक को परचेज करते समय जो मेन स्टिपुलेशन है वो नॉइस कैंसिलेशन है, यानी नॉइस कैंसिलेशन एसेंशियल स्टिपुलेशन है, यानी उसे ही हम क्या कहेंगे, कंडीशन बोलेंगे। अब दूसरा है वारंटी। वारंटी इस कंडीशन का कोलेट्रल होता है। क्लियर है, वारंटी इस कंडीशन का क्या होता है, कोलेट्रल होता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। कोलेट्रल का मतलब होता है कि ये मेन एसेंशियल कंडीशन स्टिपुलेशन नहीं है, एसेंशियल स्टिपुलेशन नहीं है, बल्कि इसके साथ में लगी हुई एक स्टिपुलेशन है, इसकी कोलेट्रल है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि मुझे ब्लैक माइक ही चाहिए। क्लियर है, मैं एक टीचर हूं, मुझे ब्लैक माइक चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक चाहिए। उसने मुझे माइक दे दिया और मैं वो माइक लेकर आया। अब उसमें जो मेरी मेन स्टिपुलेशन थी नॉइस कैंसिलेशन, वो हो रहा था, माइक अच्छा था, नॉइस कैंसिल कर रहा था, कोई डिस्टरबेंस क्लास में नहीं थी। लेकिन इसने इस ब्लैक की बजाय इसको थोड़ा सा आप लाइट ब्लैक बोल दो या आप ब्राउन बोल दो, जिससे मेरी क्लास लेने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, ना ही वो मेरी मुख्य शर्त थी। मैंने कहा था अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक दे देना। क्लियर हो गई इतनी बात। उससे मेरे क्लास लेने में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन भी वो प्रॉपर कर रहा है, मेरी मेन स्टिपुलेशन पूरी हो गई है। लेकिन जो मैंने कहा था कि इसको मुझे ब्लैक ही चाहिए, उसने मुझे ब्राउन दे दिया या ब्लैक जैसा ही कुछ और दे दिया। तो ये मेरे लिए कैसी कंडीशन हो गई, सॉरी कैसी स्टिपुलेशन हो गई, ये वारंटी हो गई। ये वारंटी इसके साथ कोलेट्रल है। मेन स्टिपुलेशन के साथ जो शर्त कोलेट्रल होती है उसे हम वारंटी कहते हैं। अब अगर आपकी वारंटी पूरी नहीं हो पाती है तो आप इसको रिटर्न करने का अधिकार आपके पास होता है, वस्तु को आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते आप। क्लियर है,
कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करने का आपके पास अधिकार नहीं होता अगर आपकी वारंटी फुलफिल नहीं हो रही तो। लेकिन जबकि हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन मेन जो आपकी है वो मेन स्टिपुलेशन होती है, एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है। ये फुलफिल ना होने की कंडीशन में आप उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर सकते हैं, जबकि वारंटी इस कंडीशन की कोलेटरल स्टिपुलेशन होती है। इसके फुलफिल ना होने की कंडीशन में आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? आप उससे कह सकते हैं भैया मुझे ब्लैक दे दो, आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ये दोनों कंडीशन और वारंटी मुझे उम्मीद आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से समझिएगा। तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि भैया इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर देना, और मैं जब घर पहुंच रहा हूं तो इसमें स्क्रैच आ गया है, बाकी माइक्स बिल्कुल सही, स्क्रैच आने से थोड़ा सा वो अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी मेरा काम वो पूरा कर रहा है, तो मैं जाके उसको डैमेज क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि वो वारंटी है, ये मेन स्टिपुलेशन नहीं, एसेंशियल स्टिपुलेशन नहीं। एसेंशियल स्टिपुलेशन कंडीशन होती है और जो उसकी कोलेटरल उसको वारंटी कहते हैं। देखिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 डिफाइंस कंडीशन। कंडीशन को क्या डिफाइन करता है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। कंडीशन क्या है? मेन पर्पस का एसेंशियल है of the contract, the breach of which gives rise to right to treat the contract as repudiated, it may be expressed or implied। तो अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा है आपका, अगर ये ब्रीच हो रहा है, वो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं और अपना रिटर्न आप वापस मांग सकते हैं। जबकि वारंटी क्या है? ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टिपुलेशन होता है आपकी कंडीशन का, यानी जो एसेंशियल पर्पस है उसका ये कोलेटरल होगा, ये मेन पर्पस नहीं होता है। The breach of which gives rise to claim for damage but not to right to reject the goods and treat the contract as repudiated। तो आपके पास डैमेज क्लेम करने का अधिकार होता है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मैं उससे कह सकता हूं यार इसको बदल के मुझे एक ब्लैक दे दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं वस्तु ही नहीं लूंगा, या अगर उसमें मैंने जैसा कहा कि स्क्रैच आ गया तो मैं उसको डैमेज क्लेम कर सकता हूं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता हूं। तो कंडीशन और वारंटी उम्मीद है एकदम आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये अगली बातचीत क्या होती है कि ये जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन क्या थी? जो एसेंशियल स्टिपुलेशन थी, जो पूरी ना होने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इंप्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है जो या तो रिटन या तो ओरल, मतलब आपने उसे एक्सप्रेस किया है, आपने जाके बताया, चाहे दुकानदार को आपने लिख के बताया कि भैया मुझे यही चाहिए, ये चीज होना जरूरी है, नॉइस कैंसिलेशन माइक में होना जरूरी है, या आपने ओरली बता दिया कि मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाला ही माइक चाहिए, ये आपकी एसेंशियल स्टिपुलेशन थी। तो ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, और ये मतलब ये एक्सप्रेस में रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। इंप्लाइड का मतलब होता है कि ना तो ये रिटन है ना तो ये वर्बल है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से माना जाएगा, ये व्यवहारिक रूप से माना जाएगा। व्यवहारिक रूप से माना जाएगा जैसे कैसे? जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी का माइक दीजिए, जैसे मुझे रॉड का माइक दीजिए, आरओडी का माइक आता है ना, यूसी का शायद आरओडीई है ना, रॉड का माइक आता है। मैंने कहा उससे मुझे रोड का ही माइक दीजिएगा। अब मुझे उसने रोड का माइक दे दिया, उस पर रोड लिखा हुआ था, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ओरिजिनल रोड का ही माइक है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? या अगर उसने कहा कि सर ये डिब्बा मुझे दिखा है सर, इसके अंदर माइक रखा है, आप इसको लेके चलो, जो रोड का माइक है, तो ये मैं मान के चलूंगा कि मैं जिस क्वालिटी का माइक आपसे मांग रहा था वो माइक आप मुझे दे रहे हैं। या मैं किसी दुकान पर गया, दुकान में दुकानदार से मैंने कहा कि भैया मुझे सामान दे दो, उसने मुझे सामान दिया, मैंने उससे पैसा ले लिया, तो मैं मान के ये चलो, मैंने उसे दिया जो भी उसकी प्राइस थी और मैंने उससे सामान ले लिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसको वो सामान बेचने का अधिकार है, उसके पास उस गुड्स का टाइटल है, वो बेच सकता है उस सामान को। ये कैसे कंडीशन हो गई? ये इंप्लाइड कंडीशन हो गई। ये कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं बोला नहीं गया है, लेकिन ये मान के चला जाएगा कि जो वस्तु आप बेच रहे हैं उसको बेचने का अधिकार आपके पास है। जिस क्वांटिटी का आप बता रहे हो वो क्वांटिटी उस वस्तु में होगी, जिस क्वालिटी का आप बता रहे हो वो क्वालिटी उस वस्तु में होगी, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, चाहे बोला गया चाहे ना बोला गया। इंप्लाइड कंडीशन होती है जो व्यवहारिक रूप से आप मान के चलते हैं। These are conditions that are clearly defined as agreed to express condition are those which are expressly agreed upon by the parties। expressly agree किया गया, written या oral रूप में किया गया इसको। implied condition, these are conditions that not verbally discussed but are expected to be a part of the contract। जो verbally discuss नहीं किया गया है, कहीं बोला नहीं गया है, लेकिन ये contract का पार्ट माना जाता है। जैसे implied condition might include the, क्या क्या हो सकता है? टाइटल ऑफ गुड्स सोल्ड, जो वस्तु आप बेच रहे हो उसको बेचने का अधिकार आपके पास है, मतलब टाइटल उस वस्तु का मालिकाना हक आपके पास है। द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स की जो क्वालिटी आपने बताई उस क्वालिटी का होगा। क्लियर है? कंडीशन और इसका कंप्लीटनेस, या जो भी आप जैसे बेच रहे हैं, अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन बेच रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन आपने मुझे दिया उसके अकॉर्डिंग ये वस्तु होगी। ये सारी कंडीशन कैसी होती है? इंप्लाइड कंडीशन, जो आप व्यवहारिक रूप से मान के चलते हो कि ये तो होगा ही होगा। अब ये जो आपकी इंप्लाइड कंडीशन होती है, इसमें 3 इंप्लाइड कंडीशन हम मान के चलते हैं। अगर कोई गुड्स है जो डिस्क्रिप्शन से बेची गई है, अगर कोई गुड्स है जो सैंपल से बेचा गया है, और अगर कोई गुड्स है जो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से बेचा गया है। इसको एक एक करके समझ लेते हैं। अब इंप्लाइड कंडीशन का मतलब है जो वर्बली डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जाएगा कि इसमें है। ठीक है? अब सबसे पहला है
सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने गए, ध्यान से समझिएगा, आप कोई वस्तु खरीदने गए, जैसे आप एक लैपटॉप खरीदने गए, आपने लैपटॉप की दुकानदार से कहा कि भैया मुझे एक लैपटॉप चाहिए जिसमें इतनी एमबी की रैम होनी चाहिए, इतनी स्क्रीन साइज होनी चाहिए, उसमें कम से कम एसएसडी तो होना ही होना चाहिए। आपने अपनी सारी चीजें बता दी, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन उस लैपटॉप में चाहिए था आपने बता दिया, आपने सारा डिस्क्रिप्शन उसे दे दिया। दुकानदार ने कहा कि भैया जो डिस्क्रिप्शन आप मुझे दे रहे हो वो इस लैपटॉप में है, आपके जो आप जो चाहते हो लैपटॉप से कि 15 इंच का स्क्रीन चाहिए, हमें 1 टेराबाइट की इसकी मेमोरी चाहिए, हमें इसमें एसएसडी चाहिए, हमें ये सारी चीजें इसमें चाहिए, वो ये सारी चीजें हैं। यानी उस दुकानदार ने मुझे सुना और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो वस्तु मुझे दे दी। अब मैं ये मान के चलूंगा कि भैया जो आपने डिस्क्रिप्शन मुझे दिया है ये वस्तु वैसे है, या मैंने उससे कहा कि मुझे ये काम करना है, मैंने दुकानदार से कहा कि मैं टीचर हूं, मुझे ये काम करना है, ये चीजें कम से कम मेरे लैपटॉप में, तो उसने बताया कि देखिए सर ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में ये है, इस लैपटॉप में ये भी आपको मिलेगा, इस लैपटॉप में आप जो स्क्रीन चाह रहे हो वो भी आपको मिलेगा। उसने मुझे उस पूरे लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन पूरा दे दिया। अब मैंने उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो लैपटॉप ले लिया कि भाई बता तो रहा है कि इसमें सब कुछ है, मैंने उस लैपटॉप के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लैपटॉप ले लिया। तो ये इसमें इंप्लाइड कंडीशन है कि आप जो मुझे लैपटॉप दे रहे हो और आपने जो डिस्क्रिप्शन मुझे बताया है दोनों सेम है। यानी उस लैपटॉप में वो सारी डिस्क्रिप्शन है जो आपने मुझे बताया है, यानी जो वस्तु आप मुझे दे रहे हो वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, वो उससे अलग नहीं है। ये यहां पर इंप्लाइड कंडीशन मानी जाएगी। क्लियर है कि आप ये मान के चलते हो कि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, उससे अलग नहीं। देखो क्या है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुआ है डिस्क्रिप्शन के थ्रू, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल करेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। तो ये मान के चला जाएगा कि जो गुड्स आप ले रहे हो वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही है, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया वैसी वस्तु दी गई। द मेन आइडिया इज दैट द गुड्स सप्लाइड मस्ट बी द सेम एज वर डिस्क्राइब्ड बाय द सेलर। यहां पर मेन आइडिया क्या है भैया कि गुड्स वैसे ही सप्लाई होनी चाहिए जैसा कि सेलर ने बोला था। अब देखिए ये क्या है, ये कंडीशन है भैया, कैसी कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन है। अब इंप्लाइड का मतलब दोनों शब्द अलग अलग है, कंडीशन का मतलब था मेन स्टिपुलेशन, क्लियर है, और इंप्लाइड का मतलब है जो व्यवहारिक रूप से आप समझ के चलते हो। और कंडीशन अगर पूरा नहीं हो पा रहा, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने वस्तु नहीं दी है, तो कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हो। तो आपने अगर इंप्लाइड कंडीशन के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन पर वस्तु बेची हुई है और अगर वो नहीं पूरा कर पा रहा है उस शर्त को, तो मैं वहां कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूं भैया, रद्द कर सकता हूं। दूसरा है अगर सेल बाय सैंपल हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आप दुकान पर सैंपल देख के वस्तु परचेज कर लेते हो। जैसे मान लेते हैं आप दुकान पर 1 क्विंटल चावल खरीदने गए, आपने कहा भैया मुझे 1 क्विंटल चावल चाहिए, जरा चावल दिखाइए आपके पास कौन कौन सा है। उसने कहा ये चावल है, ये वाला चावल है, ये बासमती चावल है, तो ये सुगंधा है, दुनिया भर के चावल की जो क्वालिटी आती है। आप लोगों ने देखा होगा दुकान पे कटोरी में रखे रहते हैं थोड़ा थोड़ा चावल, आप उसको उठा के देखते हो, आप कहते हो यार ये वाला चावल अच्छा, क्या रेट में है, उसने बताया ये रेट है, सही है, आपने कहा यही वाला चावल हमें दे दो। यानी आपने वो वस्तु सैंपल देख के परचेज कर ली। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब जो वस्तु आपको डिलीवर की जाएगी उसमें ये इंप्लाइड कंडीशन होगी कि भैया ये सैंपल के अकॉर्डिंग ही होगा, ये सैंपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब जैसा सैंपल आपको दिखाया गया गुड्स की क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही होगी। सैंपल में कुछ और इंप्लाइड कंडीशन होती है कि जब कोई वस्तु सैंपल से बेची जाती है तो जो आपका बायर है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सैंपल से बल्क को मिला सके, कि अच्छा ये सैंपल है, जरा भैया वो चावल भी दिखा दो जो आप हमें देखने वाले, तो बल्क से मिलाने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, या आप मिला सकते हैं। क्लियर है, उससे वो मैच करके देख ले कि सैंपल और वो जो बल्क में आप वस्तु खरीदे वो वैसी है या नहीं है। इसके अलावा वो वस्तु वैसी ही क्वालिटी की होनी चाहिए जैसी क्वालिटी का आपको सैंपल दिखाया गया था। अगर सैंपल अलग है और वस्तु आपको अलग भेजी जा रही है या बेची जा रही है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो गुड्स अगर सेल बाय सैंपल हो रहा है तो ये सैंपल के जैसा ही होगा जो आपको सैंपल दिखाया गया और जो वस्तु आपको बल्क में दी जा रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉन्ट्रैक्ट बाय सैंपल व्हेन देयर इज अ टर्म in the contract express or implied to that effect such sale is subject to following condition। तो सैंपल के थ्रू अगर आप बेचे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल क्वालिटी, गुड्स को सैंपल क्वालिटी जैसा ही होना चाहिए। द बायर मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, आपके पास ये पूरी जो है पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप मैच कर सके, आप मिला सके सैंपल और जो बल्क में आप गुड्स खरीद रहे हैं। द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर्स द अनमर्चेंटेबल एंड विच वुड नॉट बी अपैरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, सच डिफेक्ट आर कॉल्ड एंड आर डिस्कवर्ड व्हेन द गुड्स आर पुट टू यूज। क्या कहा जा रहा है भैया, वो गुड्स जो है वो किसी डिफेक्ट की नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफेक्ट फ्री गुड्स होनी चाहिए, या ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जो आपकी अनमर्चेंटेबल हो, मतलब आपने उस देखने में तो हमें नहीं पता चल रहा है, सैंपल जैसा ही लग रहा है लेकिन उसमें वो अंदर गड़बड़ है, ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए।
एक आप परचेस करते हैं भैया सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कुछ वस्तु आप देखते होंगे जिसमें आप सैंपल भी आपको दिखाया जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीदने गए, क्लियर है, ये मोबाइल फोन में आप लोगों ने देखा होगा, तो दुकानदार क्या है, मोबाइल फोन का मॉडल जो होता है वैसा एक डमी मॉडल अपने पास रखता है ना, ये भैया जो आप मोबाइल फोन लेने जा रहे हो ये उसका एक डमी मॉडल है, तो उसने डमी मॉडल दिखा दिया और बता दिया इस मोबाइल में आपको ये चीजें मिलेंगी, आपने उसके बताए अनुसार ये वस्तु परचेज कर ली। क्लियर होगी इतनी बात? आपने जब वस्तु परचेज कर ली तो वस्तु जो आपने सैंपल देख के और डिस्क्रिप्शन दोनों के आधार पर परचेज किया है, तो उस वस्तु को दोनों से मैच करना चाहिए। यानी जो आपने डमी मॉडल देखा है वस्तु वैसी होनी चाहिए, मतलब उससे मैच करनी चाहिए, और जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, डिस्क्रिप्शन जो आपको मिला है वैसे ही वस्तु में वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में वो दोनों से मैच करना चाहिए। ये इंप्लाइड कंडीशन होती है कि अगर आपने सैंपल भी दिखाया है, आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वस्तु जो आप मुझे बल्क में दे रहे हो वो वैसी ही होगी। अगर नहीं है तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ये दोनों से करस्पॉन्ड होना चाहिए, यानी दोनों से क्या है बाबू, ये वस्तु मैच करनी जरूरी होती है। तो ये था मामला कंडीशन और वारंटी का। कंडीशन किसी सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है, मुख्य शर्त होती है, इसके पूरे ना होने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर सकते हैं। वारंटी एसेंशियल नहीं होती, बल्कि वो आपके कंडीशन से कोलेट्रल होती है, वो मुख्य शर्त नहीं होती। ये अगर ब्रीच हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास डैमेज क्लेम करने का अधिकार होता है। इंप्लाइड कंडीशन में सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने देखी। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं मित्रों। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट होगी, उसमें कुछ और चर्चा हम करेंगे, नए मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि 13 अगस्त से 17 अगस्त तक आपके लिए इंडिपेंडेंस सेल ऑफर किया गया है। इस इंडिपेंडेंस सेल में आपको हमारे सारे ही महापैक्स पर, सारे लाइव बैचेस पर, फाउंडेशन बैचेस पर, इन सभी बैचेस पर 79% तक का ऑफ आपको मिल रहा है। ये ऑफर आपके लिए वैलिड होगा 17 अगस्त तक, 17 अगस्त तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये महापैक्स जो 3 प्रकार के महापैक है उन सब में है, कंबाइंड महापैक में भी है, फाउंडेशन बैच में भी आपके लिए ऑफर मिल रहा है, फाउंडेशन 2.0 बैच में भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये बैचेस आपको अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा, महापैक में ऑलरेडी एडेड होता है। सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सारे कंपलसरी सिंगल सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और उन पर भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। इलेक्टिव पेपर्स पर भी ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर है? जो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं सब पर ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। 17 अगस्त इस ऑफर की लास्ट डेट है। क्लियर है मित्रों? तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद।